जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन शानदार क्लास लेके आया हूँ मैथ में, एडवांस मैथ में। ठीक है, एडवांस मैथ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है त्रिकोणमिति। ठीक है, इस चैप्टर से हर एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको समझते हैं, एकदम बारीक से, एकदम बेसिक से समझेंगे और आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, आपको पूरा डीपली समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम इसके थोड़ी बेसिक की बात कर लेते हैं। बेसिक त्रिकोणमिति क्या है हमारी, क्या है ये त्रिकोणमिति, देखते हैं त्रिकोणमिति हमारी क्या है। ये त्रिकोणमिति यानी कि त्रिगोणमेट्रॉन, यानी कि त्रि मतलब होता है तीन, गौण भुजा यानी कि मेट्रॉन मतलब माप, यानी कि तीन भुजाओं का माप, यानी कि तीन भुजाओं का माप। अब वो तीन भुजा हमारी क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भुजा हमारी क्या होती है, किसे हम भुजा कहते हैं। तीन भुजा किसे कहते हैं हम, एक ये रही और एक हमारी ये रही और एक हमारी तीन भुजा ये रही, तो इनको हम मिला देते हैं तो हमारी क्या बन जाता है, ये त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, इन्हीं तीन भुजाओं का मान और इनके कोणों के अंतर के बारे में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में। ठीक है, और हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं, क्या है इसमें। सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का उपयोग हमारे ऋषि मुनि भी हमारे करते थे। तो ऋषि मुनि हमारे त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ करते थे, और भी चलो समझते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग हमारे ऋषि मुनि वहाँ करते थे जब वो यज्ञ बनाने के लिए हमारा कुंड बनाते थे, यज्ञ करने के लिए, तो उनकी भुजाएं हैं जो कहीं डिसबैलेंस ना हो जाए, इसलिए उनकी भुजाओं को बराबर खींचने के लिए उसका उपयोग करते थे त्रिकोणमिति का। ठीक है, त्रिकोणमिति का उपयोग आपने समझा होगा कि हमारे ऋषि मुनि क्यों करते थे। जब वो यज्ञ करते थे तो उनकी जो यज्ञ का कुंड बनता था उसकी जो भुजाएं रहती थी कहीं टेढ़ी ना हो जाए, इसलिए वो उनका त्रिकोणमिति का उपयोग करते थे। आज के समय में हम साइन कॉस थीटा उपयोग करते हैं, वो भी त्रिकोणमिति में हमारे कुछ संस्कृत के नाम थे, वो हमको पता नहीं है मुझे वर्तमान में। चलिए अब देखते हैं त्रिकोणमिति के परिवार का सदस्य कौन कौन से हैं। त्रिकोणमिति के परिवार के सदस्य देख लेते हैं थोड़ा हम। सदस्य हमारा साइन, इसका सदस्य है कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, यानी कि ये त्रिकोणमिति के सारे कैसे हैं, ये सदस्य है, परिवार है। कोई इनका बच्चा है, कोई इनकी बहू है, कोई कुछ है, ये इनका परिवार है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में अभी हम क्या चालू करते हैं, तीन भुजाओं का माप पढ़ते हैं। पहले स्टार्टिंग से देखते हैं इसकी तीन भुजाओं का माप क्या होता है, फिर हम इनके ऊपर चलेंगे। ठीक है, अभी इनका हमारा कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम अपने तीन भुजाओं के बारे में। तो तीन भुजाओं को हम क्या क्या कहते हैं, तो अब आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, अगर ऐसा बना हो हमारा तो ये क्या होता है, हमारा 90 डिग्री कोण बनाता है। हमारा क्या बनाता है, हमारा ये 90 डिग्री कोण बनता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा, जहाँ 90 डिग्री कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, उसके सामने वाली भुजा को बालक हम कहेंगे क्या, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे हम, कर्ण कहेंगे। उसके सामने वाली भुजा को कहेंगे हम कर्ण। ठीक है, तो अब आपने सीखा कि 90 डिग्री की सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। ठीक है, तो अब हम इस भुजा को और इस भुजा को क्या कहेंगे, पहले आपको भुजा ही समझना होगा, तभी अब आप समझ सकते हो अच्छे तरीके से। मैं आपको एकदम डीपली पढ़ा रहा हूँ, एकदम छोटे लेवल से उठा के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि अगर हमारी थीटा होगी तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको दो भुजाएं पता चल चुकी होंगी कि थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है और 90 डिग्री का एंगल जहां बनता है उसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। तो आपको दो भुजा पता चल चुकी, तीसरी भुजा अब आपको बता देता हूं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी आधार। ठीक है, तो तीसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार। तो अब आपको तीनों भुजा आपको पता चली होगी कि इस भुजा को क्या कहते हैं, इस भुजा को क्या कहते हैं, इस भुजा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं और जहां हमारा थीटा बनता है उसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। और अगर हमको दो भुजा पता चल चुकी है तो तीसरी भुजा क्या होगी, हमारी आधार होगी। ठीक है, अब आपको तीनों भुजा पता चल चुकी होगी। अगर हमारा तीन भुजा का ये त्रिभुज बना दिया हमने
तो वह आपको 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। वो तो आंखें मूछ के आप आंसर लगा सकते हो इसका कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। ठीक है, अगर हमने इसे थीटा मान लिया, ऊपर वाले को थीटा मान लिया, तो अब आपका लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, अब आपको ये समझना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। तो इसमें हमारा थीटा आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो इसमें आपको थीटा ये नजर आ रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, हमारी ये अब हमारी हो जाएगी भाई मेरे लंब हो जाएगी मेरे भाई। अब आपको दो भुजा पता चल चुकी है, तो तीसरी भुजा अब आप खुद आराम से लगा सकते हो। ये भुजा हमारी हो जाएगी क्या, आधार। ठीक है, तो अब आपको दोनों त्रिभुज ये समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से कि अब हमारा लंब कहाँ है, कर्ण कहाँ है, आधार कहाँ है। ठीक है, अगर थीटा हमारा इधर होगा तो लंब ये होगा, अगर थीटा इधर होगा तो ये लंब होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजाई हमारी लंब होती है। थीटा का सामना ये है, ये इसके अगल बगल होते हैं। ठीक है, अब आपको तीनों त्रिभुज समझ में आ गए होंगे। जहां हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां हो जाता है समकोण। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो मैं आपको ये बता दूं, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमारी होती है कर्ण। ठीक है, त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा हमारी होती है कर्ण। ये हमारी है जो सबसे बड़ी भुजा है, इससे भी बड़ी भुजा है, इससे भी बड़ी भुजा है। ठीक है, ठीक है, तो ये भुजा है कर्ण हमारी, इन दोनों से बड़ी भुजा है। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम कहेंगे हाइपोटेनस, और इसे कहेंगे बेस, और इसे कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब आप इसको जान चुके होंगे कि त्रिभुज में हमारी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। इससे भी बड़ी होती है, इससे भी बड़ी होती है। हमारा ये कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था उनका, पाइथागोरस नाम था। उन्होंने इसको, इनके मान को सॉल्व करना हमको अच्छे तरीके से सिखाया है। जैसे कि उन्होंने इसके मान को क्या सॉल्व करना सिखाया है हमें, अगर हमको इधर पे मानो 3 आ जाता है, इसका मान 4 आ जाता है, तो इसका मान कहा कि इसका मान हमको ज्ञात करें। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, किसने, पाइथागोरस साहब ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप कहोगे कि ये बराबर में क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा बराबर में क्योंकि ये भुजा है इन दोनों से हमारी कैसी होती है, बड़ी होती है, इसलिए हम इसको अलग बैठा जाता है। जैसे कि आप समझो कि कोई व्यक्ति अधिक मोटा हो और दो व्यक्ति पतले हो, तो मोटे वाले व्यक्ति को हम एक सीट पे बैठा सकते हैं और दो पतले वाले सीट को अलग अलग एक सीट पे बैठा सकते हैं। तो यानी कि हमने इसको अलग अलग सीट पे बैठा दिया है, इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग। ठीक है, तो इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप कहोगी सर कि अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ऐसे कि हाँ, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कर्ण है जो इनके बराबर में होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इसको इधर बैठा लो, इसको इधर बैठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो भाई मेरे ये सरासर गलत हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला। तो अब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका तरीका गलत है, ओनली कर्ण है जो आपके बराबर में ही लिखना है। ठीक है, तो पाइथागोरस साहब थे, इन्होंने इस फॉर्मूले को दिया कि इनके मान है जो इसकी जगह रखकर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इनके मान को रखकर सॉल्व करना सीखते हैं, उन्होंने कैसे सॉल्व करा। तो इसका मान क्या है देखते हैं अब हम। हमारा ये आधार है जो कितना दे रखा है, हमारा 3 दे रखा है। लंब हमारा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। कहा है कर्ण का मान ज्ञात करें, तो कर्ण का मान हमको कुछ नहीं दिया है, तो एक्स स्क्वायर मान लेते हैं हम। लंब हमारा कितना है, हमारा 4 स्क्वायर है हमारा, और आधार स्क्वायर कितना है हमारा 3 स्क्वायर है। तो अब हम इसको ज्ञात करेंगे, ये 16 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 तरह का 9 हो जाएगा, स्क्वायर को लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर।
अब स्क्वायर इससे हटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा 25 के ऊपर, तो 25 है जो किसका वर्ग है, जो 5 का वर्ग है, तो इसका मान क्या आ गया हमारा 5 आ गया। तो मैं बता दूं कि इन दोनों से बड़ा मान आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारा ये 5 दिया हो, ये 3 दिया हो, तो इसको हम क्या मानेंगे, 4 मानेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलिए, ठीक है, आपने कण का मान निकाला, अब हम लंब का मान निकाल के देखते हैं। जैसे कि आधार का मान हमारा दे दिया है, हमारा 4 दे दिया है, इसका मान 5 दे दिया है, तो कहा है कि इसका मान ज्ञात करें, किसका, लंब का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है क्या, कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। कण का मान कितना दे रखा है हमारा 5 स्क्वायर दे रखा है, आधार का मान हमको कितना दे रखा है 4 स्क्वायर दे रखा है, यानी कि लंब का हमको निकालना है, तो एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। जब ये प्लस की चीज है बराबर के इस साइड जाती है तो हमारा चिन्ह चेंज हो जाता है, बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 25 में 16 घटाएंगे तो 25 में 16 जाएंगे, हमारे 9 बचेंगे, और ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर का रूट हटेगा तो इस पर चढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √9। √9 है तो कितने का स्क्वायर है, 9, ये 3 का स्क्वायर है, तो इसका मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है भाई। तो अब आपको लंब भी निकालना आ चुका है, कण भी निकालना आ चुका है, आधार और बता देता हूँ आधार आप कैसे निकाल सकते हो। चलिए अब देखते हैं। इसका मान हमको 3 दे रखा है, इसका मान 5 दे रखा है, इसका मान निकालो, x मान लेते हैं। अब आप कहोगी सर कि आप 3 और 5 ही क्यों मान रहे हो, 4 ही क्यों मान रहे हो। आप सॉल्व करो, आप कुछ भी मान सकते हो, आप सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा हमारा। कण का मान हमारा क्या है 5 स्क्वायर है हमारा, प्लस लंब का इसका कितना है 3 स्क्वायर है। अब आधार का मान पूछा है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। इस साइड जाएगा कितना बचेगा, 16 बचेगा, और ये क्या है हमारा रूट स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 16, कितना आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने तीनों भुजाओं का मान निकालना सीखा पाइथागोरस ट्रिक से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं और आगे इसके। तो चलिए अब हम इनके बीच रेशियो निकालना सीखते हैं, ठीक है। अब रेशियो हमको कैसा निकालना है, रेशियो का मतलब होता क्या है, हिंदी में अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रेशियो हमारा इसे कहते हैं, इसे हम रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अगर हम इनके बीच में एक डंडा लगा दें और अगल बगल रेशियो बना दें तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि रेशियो और भाग है जो एक सा ही काम करता है, क्योंकि इसका डंडा हटा दिया समझो, तो अब क्या बन गया जी, हमारा रेशियो बन गया। डंडा लगा दिया तो क्या बन गया, भाग बन गया, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अब इनके बीच का रेशियो निकाल कर। अब देखते हैं हम लंब और कण के बीच रेशियो निकालेंगे, किनके बीच, लंब और कण के बीच। तो लंब और कण के बीच रेशियो निकालेंगे तो लिख लेते हैं हम शॉर्ट में लंब और कण, ठीक है। अगर हम लंब और कण के बीच रेशियो निकालते हैं तो क्या हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं लंब और कण को, हाँ। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, लंब बटा कण, ठीक है। क्या कर लिया हमने, लंब बटा कण भी इसको लिख सकते हैं। तो लंब बटा कण है, ये किसका मान आ गया, ये हमारा मान आ गया है साइन थीटा का मान आ चुका है हमारा लंब बटे कण, ठीक है। अब आपको साइन थीटा का मान याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने खुद निकालना सीखा तो अब आपके दिमाग में स्टोर हो चुका होगा कि अब हमने लंब का यानी कि साइन थीटा का मान किससे निकाला, लंब और कण के रेशियो से निकाला। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला रेशियो, हम किनके बीच में देखते हैं, लंब और आधार के बीच में। अब हम अगला रेशियो देखते हैं। तो चलिए अब हम अगला रेशियो देखते हैं। अगला रेशियो क्या है हमारा, आधार और कण के बीच में अगला रेशियो देखते हैं। आधार और कण के बीच में हम रेशियो देखेंगे तो ये हमारा आधार लिखा हुआ है और अनुपात लगा दिया है और कण लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया इसका एक डंडा लगा देते हैं तो भाग का ही काम करता है। तो इसके हम लिख लेते हैं अनुपात में आधार बटा कण। आधार बटा कण ये हमारा किसका मान आ गया, साइन के बाद कॉस का मान आ गया है, ठीक है। ये हमारा साइन का मान आ गया था लंब बटे कण, और ये आधार बटे कण हमारा किसका मान आ गया है, कॉस का मान आ गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना तीसरा रेशियो निकाल कर, किनके बीच, लंब और आधार के बीच तीसरा रेशियो निकालते हैं। अब हम अपना क्या,
लंब और आधार के बीच तीसरा रेशियो निकालेंगे अब हम अपना, ठीक है। लंब और आधार के बीच रेशियो निकालेंगे तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, बटे के रूप में लिख लेंगे, लंब बटा आधार, ठीक है। तो ये किसका मान आ गया है भाई मेरे, ये 10 का मान आ गया है। तो क्या अब आपको रटने की जरूरत है इसको? नहीं, इसे अब आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आपने इनका रेशियो निकाल कर देख लिया है कैसे इसका मान निकलता है, तो अब आप भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। तो अब हमारे कितने मान आ चुके हैं, 3 मान आ चुके हैं। आपने कहा था कि सर इसके तो और भी फैमिली होती है, 3 ही सदस्य दिखाया आपने, और कहाँ है? तो चलिए अब हम इनके और सदस्यों के बारे में जानते हैं। ये 10 है हमारा, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कॉट है, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा है हमारा, क्या करेंगे, इसके मान को विपरीत कर देंगे, पलट देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ये क्या है हमारा कॉस, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब इसके मान को भी हम विपरीत कर दें, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अब साइन का विपरीत क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक का विपरीत होता है, यानी कि साइन का विपरीत कोसेक होता है, तो इसका भी हम विपरीत कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, कर्ण बटा लंब आ जाएगा। तो अब आपने देखा कि त्रिकोणमिति के आपके पूरे के पूरे मान निकालना आपको आ चुके हैं, यानी कि सारी की सारी आपको फैमिली सामने नजर आ चुकी है, क्या है इनके मान, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर कि साइन कोस 10, तो आपने कोट इधर क्यों नहीं लिख सका, सेक इधर क्यों नहीं लिख सका? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यह हमने इधर से चलना चालू किया और इधर ही से हम नीचे उतरते हुए आए और इधर पे हम अपने स्थान पे डी एंड कर दिया, ठीक है। तो अब आपको ये सारे के सारे मान निकालना आ चुके होंगे और आपको ये याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हमने अनुपात से इनके मान निकाल लिए। अब देखते हैं इसके आगे की ओर। तो चलिए अब हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं अच्छे तरीके से, बेसिक से इसको समझते हैं, ठीक है। हमारा क्या होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। ये 1 आया कहाँ से, मैं आपको वही बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि साइन के साथ क्या आया है हमारा, कोसेक आया है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। साइन के साथ कहीं कोस मत लगा दो आप। अब साइन के साथ कोसेक ही क्यों आया है, क्योंकि उसका जस्ट ये विपरीत होता है, यानी कि इधर साइन है तो इसके नीचे क्या होता है, विपरीत में एकदम क्या होता है, उसका कोसेक होता है, और कोसेक के विपरीत क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। यानी कि यह एकदम विपरीत है कि आमने सामने। साइन थीटा कोसेक थीटा 1 होता है, कहाँ से आया मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया है अभी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, लंब बटा कर्ण होती है, ठीक है। और कोसेक थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, कर्ण बटा लंब होती है, ठीक है। किसका निशान लगा है, ये डॉट का निशान लगा है, तो गुणा निशान लगा देते। अब लंब से लंब कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बचा हमारा भाई, अब बचा हमारा 1। तो अब आपको 1 समझ में आ चुका होगा कहाँ से आया है हमारा 1। अब हम इसका भी देख लेते, इसका 1 कहाँ से आया। मैंने आपको बताया है कि कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसी का सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो आधार से आधार कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बचा हमारा 1 बचा। अब इसका मान आप स्वयं निकालें और वीडियो कमेंट करें वीडियो में, ठीक है। अब आपको मैं एक थोड़ी सी ट्रिक याद करना सिखाता हूँ कि साइन थीटा कोसेक थीटा 1 कैसे हुआ, ठीक है। ये मैंने ही खुद ऐसी देखी है, समझ लिए। अब मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ इसकी, साइन थीटा कोसेक थीटा 1 कैसे हुआ, ठीक है। ट्रिक ऐसी क्या, जैसे ही बर्तन गिरा टन, अगर आपके घर में बर्तन हुए और वो अगर गिरते हैं तो उसकी आवाज़ कैसी आती है, टन आती है, एकदम टन ऐसी आवाज़ आती है। अगर हमने क्या याद करना है हमको फिर इसमें, साइन थीटा कोसेक थीटा 1 याद करने के लिए क्या कहेंगे, जैसे ही बर्तन गिरा टन और वैसे ही साइन थीटा कोसेक थीटा 1। क्या, जैसे ही हमारा बर्तन गिरा टन वैसे ही साइन थीटा कोसेक थीटा 1। ऐसे ही आप इसको भी याद कर रख सकते हो, जैसे ही बर्तन गिरा टन वैसे ही कोसेक थीटा सेक थीटा 1, ठीक है। ये मेरी ऐसे ही फालतू ट्रिक है, आप आपको अच्छी लगी हो तो बता देना मुझे, ठीक है।
तो अब आपको साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 निकालना आ चुका है। मैंने बता दिया है कि साइन थीटा का मान हमने रख दिया, कोसेक थीटा का मान रख दिया, काट देंगे 1 आ गया। ऐसे ही हमने कोसेक और सेक थीटा का मान निकाला। अब टेन और कोट थीटा का आप मान निकालें और वीडियो में बताएं हमें। तो इन तीनों से आप और 3 और अधिक फॉर्मूले बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो देखते हैं अब हम। ये हमारा क्या लिखा है, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा। अगर हम इसको इधर ले जाएं किसको, साइन थीटा को, तो हमारा क्या बन जाएगा ये, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ये एक और हमारा फॉर्मूला बन चुका है इसी से। और हम इससे और भी एक फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे कि साइन थीटा को यहीं लिख दें और कोसेक थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला से आपने 2 फॉर्मूला और आविष्कार कर लिए हैं। अब आप ये भी समझ लेना कि साइन नीचे क्यों गया, इसलिए गया क्योंकि गुणे की चीज बराबर की उस साइड जाती है तो वो बटे में आ जाती है। ठीक है, ये आपको मैं बेसिक अच्छी तरीके से समझा दूंगा। कोई चीज बराबर की साइड जिधर जाती है तो कौन सा चिन्ह चेंज हो जाता है, गुणे की संख्या इधर जाती है तो क्या होता है, वो मैं आपको एक डीपली समझा दूंगा एक वीडियो में किसी दिन। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको अभी एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा बना सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा। अगर कोसेक को यानी कि हमने कोस को अगर यहीं रहने दिया, सेक को उधर भेज दिया तो क्या बन जाएगा हमारा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा 1 सेक थीटा। ठीक है, अगर हमने ऐसे ही सेक थीटा को इधर रहने दिया और कोसेक थीटा को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। ऐसे ही इसका हम एक फॉर्मूला 2 फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे कि टेन थीटा को हम इधर ही रहने दिया और कोट को उधर भेज दिया तो 1 कोट थीटा हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला और इसका एक्स्ट्रा बना सकते हैं, वो क्या है, कोट थीटा बराबर इधर भी रहने दिया 1 टेन थीटा। यानी कि आपने एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले के और आविष्कार कर लिए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपने एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले का आविष्कार करा है। 3 फॉर्मूले से आपने डायरेक्ट 9 फॉर्मूले याद कर लिए। बहुत ही आसान, ना आपको किसी चीज की प्रॉब्लम हुई, वो भी बेसिक से आपने सीखे हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज आपको ये देखना है कि साइन के साथ कोसेक आया हमारा, वो किसमें है, हमारा गुणे में है। ठीक है, कहीं प्लस नहीं है इनके बीच, ये आपको विशेष तौर से याद रखना है, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर प्लस आ गया माइनस आ गया तब भी आपने 1 ठोक दिया, तो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूँ ये मैंने पढ़ाया है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, डीपली आपको। अब मैं इसके आगे अपनी अगली क्लास कल स्टार्ट करूंगा और ये तो मेरा बेसिक था। अभी त्रिकोणमिति में कोई सवाल स्टार्ट नहीं हुए, अभी मैं आपको 2 से 3 दिन इसकी बेसिक ही पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको इसके सवाल कुछ करना सिखाऊंगा। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।